हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस सैम पॉइंट। तो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का टॉपिक, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को जो है कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों कितने में विभाजित किया गया है, ये किया गया है 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। ठीक है, उसमें कौन कौन से हैं, तो पहला है मध्य भारत का पठार, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है रीवा पन्ना पठार, चौथा है बघेलखंड का पठार, पांचवा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, छठवा है नर्मदा घाटी और सातवां क्या है, मालवा का पठार। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए गए हैं इनके नाम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है, कौन सा ऐसा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड पठार, पूर्वी पठार। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बघेलखंड पठार, पूर्वी पठार जो है मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है। ठीक है, अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है, ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों कौन सा पठार स्थित है, वो है आपका मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, देखिए मालवा पठार स्थिति क्या है। मालवा पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 28% भाग में विस्तृत है। ठीक है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के कितने भाग पे विस्तृत है दोस्तों, तो 28% भाग पे। ठीक है, निर्माण जो है कैसे हुआ है मालवा पठार का, तो दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से जो है मालवा पठार का निर्माण हुआ है। कैसे, दक्कन ट्रैप के लावा और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों किस पठार का पाया जाता है, मालवा के पठार का पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, मालवा के पठार में जो है किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो दोस्तों यहाँ पाई जाती है समशीतोष्ण जलवायु। ठीक है, समशीतोष्ण जलवायु जो है मालवा के पठार में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की जलवायु समशीतोष्ण होती है। ठीक है, यहाँ गर्मी में सामान्य गर्मी और ठंडी में सामान्य ठंडी रहती है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु कैसी है, समशीतोष्ण। ठीक है, मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फाहियान ने विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मालवा की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठ जलवायु किसने कहा था, तो दोस्तों चीनी यात्री फाहियान ने कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों, मालवा के पठार में सबसे गर्म माह जो है कौन सा होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों होता है वो आपका मई माह। ठीक है, कौन सा होता है, मई माह होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए इसके बारे में डिटेल दिया गया है कि मालवा में सर्वाधिक तापमान मई माह में होता है। यहाँ दिसंबर जनवरी में सबसे कम तापमान रहता है। मालवा में सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में होता है। ठीक है, क्या यहाँ पे देखिए सबसे अधिक तापमान कब होता है, मई में, और सबसे कम तापमान कब रहता है, दिसंबर से जनवरी मंथ में, और सर्वाधिक तापांतर ठीक है कब रहता है, मार्च माह में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों आपसे क्या कि मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि
मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? गोमनपुर चोटी, दूसरा है धजारी चोटी, तीसरा है सिगार चोटी और चौथा है गुड़वेल चोटी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सिगार चोटी। ठीक है, सिगार चोटी जो है मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश की, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे बोला है चंबल, उत्तरी, ताप्ती, दक्षिणी, मैकाल पर्वत, पूर्वी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है आपसे कि उत्तरी सीमा जो है चंबल नदी, ठीक है, दक्षिणी सीमा से कौन है? ताप्ती नदी है। ठीक है, फिर उसके बाद पश्चिमी सीमा से अरावली पर्वत जो है इसका निर्धारण करता है। पूर्वी सीमा का कौन निर्धारण करता है? मैकाल पर्वत। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों पाया जाता है बुंदेलखंड के पठार का विस्तार। किसका? बुंदेलखंड पठार का विस्तार पाया जाता है मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखिए बताया गया है बुंदेलखंड पठार की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए इसकी स्थिति कैसी है, तो बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, फिर इसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों कितना है, तो बुंदेलखंड के पठार का मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। ठीक है, 7.7% है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कौन? बुंदेलखंड पठार। ठीक है, जलवायु अगर बोली जाए तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म एवं शीत ऋतु में कैसी जलवायु होती है? ठंडी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर में किस प्रकार का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों मध्य भारत का पठार। ठीक है, मध्य भारत का पठार जो है इसका विस्तार पाया जाता है कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश के स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर में। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्य कगार कहा जाता है? ठीक है, विंध्य कगार मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों विंध्य कगार कहा जाता है मध्य प्रदेश के रीवा पन्ना पठार को। किसे कहा जाता है? रीवा पन्ना पठार को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? दोस्तों तो किसे कहा जाता है? नर्मदा सोन घाटी को कहा जाता है। किसे? नर्मदा सोन घाटी को कहा जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हड्डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका बघेलखंड का पठार। कौन सा? बघेलखंड का पठार जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया गया है कि बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश में किस भाग में स्थित है? ठीक है, बघेलखंड पठार जो है मध्य प्रदेश में किस भाग में स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये स्थित है पूर्वी भाग में। किस भाग में स्थित है? पूर्वी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टान का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो किस प्रकार की, यहाँ पे दिया गया है आर्केयन, विंध्यन, गोंडवाना। तो दोस्तों इन सभी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बुंदेलखंड निस की चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है, बुंदेलखंड निस जो है किस चट्टान में पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है आर्कियन चट्टान में। किसमें? आर्कियन चट्टान में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए आर्कियन चट्टानें यह अत्यधिक प्राचीनतम चट्टान है। इस चट्टानों का निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ था। ठीक है, आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें निस व शिस्ट
का निर्माण हुआ है। ठीक है, किसका किसका? नीस वशिष्ठ का निर्माण हुआ है आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण। ठीक है, बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है। यह बुंदेलखंड के पठार विशेषतः टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुर में पाई जाती है। खनिज और जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टान के रूप में शिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है? ठीक है, शिल्पी क्रम से जो है किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों वो होती है आपकी मैग्नीज की। किसकी प्राप्ति होती है? मैग्नीज की। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका? राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल। आर्कियन चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश में ये चट्टानें संकोली श्रेणी मतलब जबलपुर शिल्पी श्रेणी, बालाघाट व सौंसर श्रेणी छिंदवाड़ा में पाई जाती है। ठीक है, देखिए संकोली श्रेणी कहाँ पाई जाती है? जबलपुर में। शिल्पी श्रेणी कहाँ पाई जाती है? बालाघाट में। सौंसर श्रेणी कहाँ पाई जाती है? छिंदवाड़ा में। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से प्रमुख खनिज मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, इनमें प्रमुख खनिज क्या पाया जाता है? मैग्नीज, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टान से होती है? ठीक है, मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति जो है किस प्रकार की चट्टान से होती है? तो दोस्तों ये होती है कडप्पा चट्टान से। किससे? कडप्पा चट्टान से होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका? राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, कडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टान के अपरदन व निक्षेपण से होता है। इस चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, हीर आदि खनिज पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बिजावर श्रेणी पन्ना में हीरा पाया जाता है। ठीक है, कहाँ? बिजावर श्रेणी में जो कहाँ है? पन्ना में हीरा पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश विंध्यन क्रम की चट्टान का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाई जाती है? ठीक है, नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उत्तरी भाग में। किस भाग में? उत्तरी भाग में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टान के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ? ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से जो है किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? तो वो हुआ है आपका सांची के स्तूप का। किसका? सांची के स्तूप का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर व संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं विंध्यन चट्टानों में। ठीक है, और सांची का स्तूप बलुआ पत्थर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? ठीक है, कोयला जो है किन चट्टानों में पाया जाता है मध्य प्रदेश में? तो ये पाया जाता है गोंडवाना चट्टानों में। किसमें? गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों से किस खनिज के निक्षेप प्राप्त होते हैं? ठीक है, मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों से किस खनिज के निक्षेप प्राप्त होते हैं? तो किस खनिज के प्राप्त होते हैं? इसमें प्राप्त होते हैं दोस्तों कोयला का। ठीक है, किसका निक्षेप प्राप्त होता है? कोयला का प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है पेंच घाटी और सोन घाटी, इन दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका? राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में डिटेल। तो पेंच घाटी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है, जो कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पेंच घाटी। सोन घाटी की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ठीक है, पेंच घाटी कहाँ है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है, और सोन घाटी कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। ठीक है, तो कोयले के भरपूर भंडार पाए जाते हैं इन दो घाटियों में, पेंच घाटी में और सोन घाटी में। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र सुहागपुर शहडोल में है, जो कि सिंगरौली, कोरार जो कि उमरिया में है, सारणी बैतूल में है, आदि गोंडवाना चट्टानों के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भूविज्ञान की दृष्टि में मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? ठीक है, क्या बोल रहा है कि भूविज्ञान की दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? तो ये है गोंडवाना लैंड का। किसका? गोंडवाना लैंड का है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पंचमढ़ी उपक्रम। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है?
पंचमढ़ी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ है। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण जो है किन चट्टानों के अपरदन से हुआ है, तो ये हुआ है दक्कन ट्रैप चट्टानों से। ठीक है, दक्कन ट्रैप चट्टानों से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी चट्टान नवीनतम चट्टान है। ठीक है, कौन सी चट्टान जो है नवीनतम चट्टान है, तो वो है आपकी टर्शियरी चट्टान। ठीक है, कौन सी टर्शियरी चट्टान है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मध्य प्रदेश में मालवा पठार से उद्गमित होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ किस नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, अधिकांश नदियाँ जो है किस नदी में मिल जाती हैं, तो ये मिल जाती हैं यमुना नदी में। किस में, यमुना नदी में मिल जाती हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, तो ये करता है चंबल नदी के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो मालवा पठार चंबल और नर्मदा नदी के मध्य है और कैमू श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य में स्थित है। अमरकंटक की बात की जाए तो महानदी और सोन नदी नर्मदा नदी के मध्य में है अमरकंटक। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्या है प्रमुख जल विभाजक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी श्रेणी यमुना तथा सोन नदी के मध्य जल द्वि विभाजक का कार्य करती है, ये यहाँ पे बोल रहा है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा वो क्या है आपका कैमूर श्रेणी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, कौन सा जिला ऐसा है जो कि मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है, तो वो है आपका बैतूल और नरसिंहपुर। ठीक है, बैतूल और नरसिंहपुर जो हैं ये मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, कौन सा जिला जो है बुंदेलखंड पठार में सम्मिलित नहीं है, तो वो है आपका नरसिंहपुर होशंगाबाद। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठारों की नदियाँ आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, मध्य पठारों की नदियाँ जो है आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं, तो ये प्रवाहित होती हैं उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में। किधर, उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो वो है आपका बघेलखंड का पठार। ठीक है, बघेलखंड का पठार जो है चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अब इसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि बघेलखंड का पठार जो है मुख्य रूप से यहाँ की फसल है चावल। मालवा के पठार में मुख्य रूप से सोयाबीन गेहूं की फसल होती है। सतपुड़ा के पठार में मक्का का, मध्य भारत के पठार में सरसों का, बुंदेलखंड में गेहूं तिल का और नर्मदा घाटी में गेहूं गन्ना और दाल का होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है इनकी प्रमुख फसलें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बुंदेलखंड पठार निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है। ठीक है, बुंदेलखंड पठार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मौजूद है, तो वो है शिवपुरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी जो है किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है नर्मदा सोन घाटी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है गुडविल चोटी। कौन सी है, गुडविल चोटी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुंबद स्थित है। ठीक है, किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुंबद स्थित है, तो वो है रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि उमरिया जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के कौन से पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, उमरिया जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के कौन से पर्वतमाला में स्थित है,
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, कहाँ? विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किसमें स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यही स्थित है सतपुड़ा श्रेणी की। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देख लीजिए, डिटेल बताया गया है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है। दूसरा है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना या गुडविल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है आपकी धूपगढ़ चोटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन जो है पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है महादेव पहाड़ी पे। कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का मुख्य रूप से है घाटी, पहाड़, मैदान या पठार? ठीक है, मध्य प्रदेश जो है मुख्य रूप से क्या है? तो दोस्तों ये है पठार। क्या है? पठार है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बुंदेलखंड। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है आपकी गुडविल चोटी। ठीक है, गुडविल चोटी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह जिला जो परित्यक्त शहर कहा जाता है कौन सा है? तो वो कौन सा जिला है? वो है आपका मांडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। अब ये जान लें कि परित्यक्त शहर बेसिकली कहते किसको हैं? तो परित्यक्त शहर उस खूबसूरत शहर को कहा जाता है जहाँ इतिहास और अजीब तथ्यों का रहस्य मौजूद होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में मांडू शहर को परित्यक्त शहर के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में मांडू को परित्यक्त शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में मांडू को परित्यक्त शहर के रूप में जाना जाता है। भारत में फतेहपुर सीकरी जो कि कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। और विजयनगर जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। इनको भी जो है परित्यक्त शहर के रूप में जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मालवा पठार में स्थित पहाड़ियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में जो है इसे व्यवस्थित करना है मालवा पठार में स्थित पहाड़ियों को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे धाजारी चोटी, जाना पाव चोटी, सिगार चोटी। ठीक है, दूसरा है सिगार चोटी, जाना पाव चोटी, धजारी चोटी, फिर उसके बाद है जाना पाव चोटी, धजारी चोटी, सिगार चोटी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही क्रम जो है बढ़ते क्रम में वो है आपका ऑप्शन नंबर ए धजारी चोटी, जाना पाव चोटी और सिगार चोटी। ठीक है, मालवा पठार में स्थित ये पहाड़ियों की चोटियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इनकी परस्पर ऊंचाई भी दी गई है कि धजारी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 810 मीटर। ठीक है, जाना पाव पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 854 मीटर। सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर। ठीक है, यहाँ पे इनकी प्रॉपर ऊंचाइयाँ भी दे दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि चूलगिरी की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? ठीक है, चूलगिरी की पहाड़ियाँ जो है मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। कहाँ? दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितने श्रेणियों में बांटा गया? ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितने श्रेणियों में बांटा गया? तो दोस्तों इसे बांटा गया टोटल 3 श्रेणियों में। ठीक है, कितने श्रेणियों में बांटा गया? 3 श्रेणियों में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि वो 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहला है मध्य प्रांत जिसे पार्ट ए कहते हैं, दूसरा है मध्य भारत जिसे पार्ट बी कहा गया, तीसरा है विंध्य प्रदेश जिसे पार्ट सी कहा गया। ठीक है, इन्हें क्या किया गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों वो थे
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए कि राजधानी कौन थी? भोपाल है। ठीक है, जो कि आज भी है। इसके प्रमुख मोहम्मद हमीदुल्ला और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया? ठीक है, राजस्थान का जो सिरोंज तहसील है उसे मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसे विदिशा जिले में शामिल किया गया है। कहाँ? विदिशा जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसे राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कथन क्या क्या है? अलीराजपुर जिले का गठन धार के अलग करके किया गया है। दूसरा है सिंगरौली जिले का गठन रीवा जिले से अलग करके किया गया है। तीसरा है हरदा जिले का गठन बैतूल जिले से अलग करके किया गया है। और चौथा है बड़वानी जिले का गठन खरगोन जिले से अलग करके किया गया है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, ये यहाँ पे पूछा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कि बड़वानी जिले का गठन खरगोन जिले से अलग करके किया गया है, ये क्या है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है? ठीक है, मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है किसे बनाया गया है? तो दोस्तों बनाया गया है इंदौर को। किसे? इंदौर को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल कि इसका अन्य नाम क्या है मध्य भारत। ठीक है, तो राजधानी ग्वालियर जो कि शीतकालीन है और इंदौर क्या है दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, और कुल रियासतें कितनी है? तो 25। प्रमुख रियासतें कौन कौन हैं? तो देखिए होलकर, इंदौर, सिंधिया, ग्वालियर, नरसिंहगढ़, ठीक है, फिर देवास, झाबुआ, रतलाम, जाबरा, बड़वानी, ये सभी क्या हैं? ये सभी प्रमुख रियासतें हैं। राज प्रमुख की अगर बात की जाए तो कौन है? लीलाधर सेठ। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था? ठीक है, तो उन्होंने दिया था जबलपुर शहर को, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है उन्होंने भोपाल को राजधानी बनाया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया गया? ठीक है, भोपाल राज्य का जो है भारत संघ में विलय कब किया गया था, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों कब किया गया था? 1 जून 1949 को किया गया था। कब? 1 जून 1949 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? तो दोस्तों कितने हैं? 10 संभाग है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। अब देखिए ये 10 संभागों के नाम क्या क्या हैं? तो चंबल संभाग, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर। ठीक है, ये क्या है? ये मध्य प्रदेश के संभाग है। अब नर्मदापुरम जो है इसका पहले नाम क्या था? होशंगाबाद। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया? ठीक है, मध्य प्रदेश का 10वां संभाग जो है किसे बनाया गया? तो दोस्तों बनाया गया शहडोल को। किसे? शहडोल को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला शहडोल संभाग का नहीं है? ठीक है, कौन सा जिला जो है शहडोल संभाग का नहीं है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों डिंडोरी। डिंडोरी जो है शहडोल संभाग का जिला नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों कि चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, चंबल संभाग का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मुरैना में। ठीक है, कहाँ है? मुरैना जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चंबल संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? तो चंबल संभाग में जिलों की संख्या 3 है दोस्तों। कौन कौन सी? श्योपुर, मुरैना, भिंड। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुरैना में ही। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं? ठीक है, कौन से संभाग में जो है सबसे कम जिले हैं वो यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो वो है आपका चंबल संभाग। ठीक है, चंबल संभाग में कितने जिले हैं? 3 है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला कब बनाया गया? मध्य प्रदेश का 52वां जिला जो है कब बनाया गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये बनाया गया 1 अक्टूबर 2018 को। और वो 52वां जिला कौन सा है? तो वो है आपका निवाड़ी। ठीक है, कौन है?
निवाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखिए यहाँ पे कि निवाड़ी जिले का गठन 1 अक्टूबर 2018 को किया गया। यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला बन गया था, जिसे टीकमगढ़ जिले से अलग करके गठित किया गया था। निवाड़ी जिले में 3 तहसील निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नर्मदापुरम क्या है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि नर्मदापुरम क्या है, तो दोस्तों ये है संभाग। क्या है संभाग, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नर्मदापुरम किस संभाग का नाम है। ठीक है, किस संभाग का नाम नर्मदापुरम है, तो दोस्तों होशंगाबाद का। किसका, होशंगाबाद का, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि उज्जैन संभाग में कितने ज़िले हैं। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि उज्जैन संभाग में जो है कितने ज़िले हैं, तो दोस्तों कितने हैं, 7 ज़िले हैं। कितने, 7, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 ज़िले कौन कौन से हैं, तो वो है आपका उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है। ठीक है, कौन सा जिला जो है उज्जैन संभाग का नहीं है, तो दोस्तों वो है राजगढ़। राजगढ़ नहीं है, किसका है, भोपाल संभाग का है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, 51वां जो जिला है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो वो आता है उज्जैन संभाग के अंतर्गत। ठीक है, और वो कौन सा है, वो है आपका आगर मालवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है। ठीक है, कौन सा जिला जो है इंदौर संभाग का नहीं है, तो दोस्तों वो है आपका देवास। देवास जो है ये इंदौर संभाग का जिला नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित जिलों में कौन सा भोपाल संभाग का नहीं है। ठीक है, कौन सा जो है भोपाल संभाग का नहीं है, तो वो है देवास। देवास जो है ये भोपाल संभाग का जिला नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल संभाग में कुल कितने ज़िले हैं, तो दोस्तों भोपाल संभाग में कुल 5 ज़िले हैं, वो है आपका भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है, यहाँ पे है रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, राजगढ़। ठीक है, तो दोस्तों होशंगाबाद जिला जो है ये भोपाल संभाग का नहीं है, ये क्या है, ये नर्मदापुरम का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है। ठीक है, जबलपुर संभाग का कौन सा जिला नहीं है, ये यहाँ पे पूछ रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हरदा। हरदा जो है ये जबलपुर संभाग का जिला नहीं है, किसका है दोस्तों नर्मदापुरम का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जबलपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या है। ठीक है, जबलपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं, तो दोस्तों इसमें कुल हैं 9 जिले। कितने हैं, कुल 9 जिले हैं, किसमें दोस्तों जबलपुर संभाग में। ठीक है, अब देख लेते हैं उनके नाम क्या क्या है, तो इनके नाम है जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, कटनी, डिंडोरी, पांडुना। ठीक है, ये क्या है, ये टोटल 9 जिले हैं जो कि जबलपुर संभाग में स्थित हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला रीवा संभाग का नहीं है। ठीक है, रीवा संभाग का कौन सा जिला नहीं है, तो यहाँ पे दिया गया है आपके सामने सिंगरौली, पन्ना, सीधी, सतना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पन्ना जिला जो है ये सिंगरौली संभाग का नहीं है। ठीक है, मतलब रीवा संभाग का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे कि रीवा संभाग का मुख्यालय कहाँ है, रीवा में है, और जिला की संख्या इसमें कितनी है दोस्तों, तो रीवा संभाग के अंतर्गत टोटल 6 जिले हैं। कौन कौन से, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, मऊगंज और मैहर। ठीक है, ये क्या है, ये 6 जिले हैं जो कि रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा। ठीक है, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, यह टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसे लगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।